Now statistics, a singular noun. Now we will understand what is statistics in a singular noun sense. Now in a singular sense, statistics means the science of statistics or the statistical methods. Now see, again statistics is a science. Now what they are saying, it is a science. And what is science? Science is a systematic body of knowledge wherein you have certain principles or rules which are universally applied and acceptable and universally true. So उसको science बोलते हैं. Science मतलब क्या होता है? It is a systematic body of knowledge. Science मतलब कोई area of knowledge है, body of knowledge है जहाँ पे rules और principles होते हैं और ये rules और principles वर्ल्ड वाइड सेम होंगे. दैट इज दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विल बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड यूनिवर्सली ट्रू. फॉर एग्जाम्पल प्योर साइंस में अगर हम केमिस्ट्री देखते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारे प्योर साइंसेस हैं क्योंकि ये हम लोग कहीं भी जाएंगे, इंडिया में हो, कनाडा में हो, यूएसए में हो, यूके में हो, कहीं भी जाएंगे तो भी इनके जो प्रिंसिपल्स है वो सेम रहेंगे, रिजल्ट्स है वो भी सेम मिलेंगे. सो प्योर साइंस अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, सो इन दैट इफ वी टेक H2O, ये जो केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, तो सब जगह इंडिया में हो, यूके में हो, यूएसए में, कहीं भी आप जाओगे 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन अगर मिक्स करते हो तो आपका पानी बनेगा, वाटर बन जाएगा. सो ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होगा. इंडिया में भी सेम रहेगा, यूएसए में भी सेम रहेगा, यूके में भी सेम रहेगा. सो यस, दिस इज प्योर साइंस कि आपके जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, कहीं भी नहीं बदलेंगे, यूनिवर्सली ट्रू होंगे. सो सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस कि इसके भी कोई रूल्स है, प्रिंसिपल्स है एंड यस ये भी यूनिवर्सली ट्रू है एंड एक्सेप्टेड है. इसीलिए स्टैटिस्टिक्स वाले, सो स्टैटिस्टिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज और एरिया ऑफ नॉलेज wherein there are certain rules and principles, certain you can say mathematical operations or statistical operations or concepts which are universally accepted and used in doing the study of data. So it refers, or statistics refers to the techniques or methods relating to the collections, classifications, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? डाटा होगा जो क्वांटिटेटिव होना जरूरी है, मतलब उसमें नंबर्स होने जरूरी है. सो ये न्यूमेरिकल डाटा, ये क्वांटिटेटिव डाटा को जब कोई ना कोई टेक्निक या मेथड, स्टैटिस्टिकल टेक्निक या स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके हम लोग उसका कलेक्शन कर रहे हैं, फिर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करते हैं. सो देन वी कैन से यस वी आर अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपॉन द डाटा कलेक्टेड. और नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है, कोई ना कोई रिजल्ट फाइंड करना है, कोई ना कोई रिसर्च का कंक्लूजन हमें चाहिए. और रिसर्च क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसके लिए वी आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स राइट नाउ फॉर यूजिंग दिस नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, isn't it? Hence the name of the subject which we are having is statistics for economics. तो हमारे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसके लिए डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर वो डाटा के ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे. प्रोसेसिंग कैसे होगा? वी आर गोइंग टू यूज सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टेक्निक्स एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स अपॉन और while collecting the data, while classifying the data, while presenting the data, while analyzing and interpreting the data as well. Thereafter, so these were the you can say these are the stages in the process of statistical study. So whenever we undertake the statistical study for researching into certain economic problem, what we do, what are the steps that we follow? The first is collection of data. तो सबसे पहले statistical study में या ये जो process है statistical study का, उस process में सबसे पहले first stage पे कौन सा होगा step? The first is collection of data. सबसे पहले हमें डाटा कलेक्ट करना है, जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पर्पज है उस हिसाब से हमें डाटा को कलेक्ट करना है. द सेकेंड स्टेज इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. देन द थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा तो हमने कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना है, फिर ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? उसको अलग अलग थोड़ा बहुत ग्रुप्स में रखेंगे ताकि स्टडी करने के लिए ईजी हो जाए. अगर हमें पूरे क्लास 100 के 100 स्टूडेंट जो क्लास में उनके बारे में स्टडी करना है तो 100 के 100 एक साथ इस तरह नहीं कर सकते. तो किसी न किसी तरह हम उनको डिवाइड कर देंगे. रोल नंबर वाइज हो तो 1 to 10 रोल नंबर्स का एक ग्रुप हो गया,
10 to 20 वालों का एक ग्रुप हो गया, 20 to 30 वालों का एक ग्रुप हो गया। इस तरह 3 ग्रुप बना सकते हैं स्टडी करने के लिए। या फिर जैसे हाउसेस में डिवाइड कर लो, जनरली स्कूल्स में ये हाउस मेथड होता है, रेड हाउस है, ब्लू हाउस है, येलो हाउस है, व्हाइट हाउस है, या किसी रिवर्स के नेम से हाउस है, या किसी फ्लावर्स के नेम पे हाउस है, या इस तरह के, या इवन ग्रेट लीडर्स के नेम पे हाउसेस है। तो इस तरह उनको हम ग्रुपिंग कर देंगे, उनका ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वॉट एवर डाटा इज कलेक्टेड, आफ्टर दैट वी ऑर्गेनाइज द डाटा एंड वी आर क्लासिफाइंग देम इनटू द ग्रुप्स। Okay, after grouping the data we will just study that and put it in presentation। तो उसका हम presentation करेंगे, that is we are going to show how this data has been processed upon। तो presentation हो सकता है graphical form में हो, diagrammatic form में हो, pie chart आपने बनाया हो, flow chart आपने बनाया हो, तो इस तरह का कोई presentation का we will present the statistical data which has been studied in some particular form। Thereafter the next step in the statistical study is analysis of data। तो हमने अगर ये graphical way में present कर दिया डाटा तो उसको एनालाइज करेंगे कि ओके पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर 1 to 10 रोल नंबर जितने भी थे एक ही क्लास के, तो उन्होंने ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस किया है इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में। तो एनालाइज करेंगे कि इस बार क्या हुआ, लास्ट ईयर तो इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि जनरली फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे जाएंगे सेकंड स्टैंडर्ड में, रोल नंबर्स भी ज़्यादातर सेम ही होंगे ज़्यादातर। तो लास्ट ईयर इन्हीं बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था इस कंपटीशन में, इस साल क्या हो गया, तो इस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उससे हम कोई इन्फरेंस या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि अच्छा इस बार ऐसा ऐसा हुआ है, इसलिए ये रिजल्ट इस तरह से डिस्टॉर्ट हुआ या अच्छा हुआ है, वॉट एवर। So these are the 5 steps। First is collection of data, second is organization of data, third is presentation of data, then analysis of data, and then the interpretation of data। So these are various steps in the statistical study while we are studying the economic problems through statistics। Now let us understand the statistical tools। तो statistical tools जो होते हैं वो same है, that is statistical methods or techniques। So while classifying, so we actually have different tools, various tools at various, which are used at various stages of study। So if it is stage 1, that is collection of data, in that collection of data generally census method or sample technique method is used for collection of data। Then at the second stage, that is organization of data, array of data or tally bar method is used। Then at the third level, that is presentation of data, generally the tables, graphs or diagrams are used। Then at fourth stage of data study or statistical study, the analysis of data, at this stage the percentages, the averages, the correlation or regression coefficient methods are used। Thereafter at stage 5, that is interpretation of data, the last stage in the statistical study, at that stage the magnitudes of percentages or the averages and degree of relationship between the different economic variables is applied। Such techniques are also applied while studying the data which has been collected for study of economic problems। Thereafter let us understand what is the scope of statistics। The scope of statistics is covered by the 3 steps, you can say। The first, it involves the nature of statistics, then subject matter of statistics, and lastly in that we are going to study the limitations of statistics। So first let us understand what is the nature of statistics। Nature of statistics, statistics is both science as well as art। We have already discussed why statistics is science। Now let us understand why statistics is art। Art means what? कोई कला है ना, कोई skill। तो whenever we are talking about some art or some skill, we know that we can develop that art or skill only if we practice it for n number of times, because we know a famous English saying goes that practice makes man perfect। तो practice से ही perfection आता है। So the more we practice, the more perfect we will be, or the greater skill we are going to achieve only when we are going to practice more and more। तो yes, statistics भी
ये जो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने की जो कला है या स्किल है वो हम डेवलप कर सकते हैं ओनली आफ्टर we have been practicing statistical methods and techniques since year after year continuously. So whenever we actually practice the knowledge of statistics, maybe applying it to economic problems or other problems, and when we are studying such economic problems through the statistical methods, etc., that is where we are actually using our knowledge of statistics. And when we continuously use this particular knowledge in solving such problems, etc., then we can say we have been developing ourselves with the art of statistics. We have been developing in ourselves the art of statistics. Okay, so hence we can say कि जितना जितना प्रैक्टिस करोगे इतना ये statistics वाला art आप में डेवलप होता जाएगा. So yes, statistics is also an art. Not every person can do this. Not every person has the skill of applying the statistical knowledge to some problems and drawing inferences from the statistical research. Not every person can do it. So you have to have a knowledge about it, and then you have to practice this knowledge every day or n number of times frequently, so that you achieve that particular art or skill of applying the statistical knowledge to economic problems. Now let us understand what is the subject matter of statistics. So subject matter of statistics includes again two components. One is descriptive statistics and other is inferential statistics. So when we talk about descriptive statistics, it refers to those methods which are used for collection, presentation as well as analysis of data. So जब first three stages की बात करते हैं, जहाँ पे collection of data है, presentation of data है and analysis of data है, इन तीन stages के लिए जो भी methods use हो रही है, we can say these are descriptive statistics. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा description होता है. collection of data में बहुत सारे pages में डाटा कलेक्ट किया हुआ आपको मिलेगा, रॉ डाटा भी. So yes, this is descriptive statistics. These methods related to such estimations as measurement of central tendencies, that is averages, mean, median and mode, etc., or measurement of dispersions, that is mean deviation, standard deviation, etc. So measurement of correlation or measurement of central tendencies or measurement of dispersion. So these methods can be applied to study while we are collecting the data, while we are presenting the data, and while we are actually analyzing the data. So yes, this is up to this you can say it is descriptive statistics, and thereafter you can say the statistics reaches a point at which we can call it as inferential statistics. When we have already collected the data and processes have been applied upon them while doing the collection, the presentation and analysis of data, after that what comes is inferential statistics, because it refers to all such methods by which conclusions are drawn relating to the universe or population on the basis of given sample. So when we have analyzed the data, maybe we have been analyzing the data which is collected on sample basis. तो population में से पूरे large scale basis में अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है, each and every आइटम को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है पॉपुलेशन के. सो व्हाट हैपेंस, व्हाट वी डू इज वी कलेक्ट सम सैंपल. तो सैंपल बेसिस पे, स्पेसिमेन बेसिस पे कुछ लेंगे और उसको स्टडी करेंगे, एंड बाद में उसके सैंपल के बेसिस पे ही हम कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. जो भी रिजल्ट हमें स्टैटिस्टिकल मेथड से मिलेगा उस हिसाब से हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, रिजल्ट को हम लोग इंटरप्रेट करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. Now let us understand the limitations of statistics. So limitations of statistics, there are notable limitations like study of numerical facts only. Yes, as we have already discussed, the sincerity of accountant or the qualities of any person, they are of no use in the statistical study. We cannot measure the honesty, the sincerity, the friendship, the wisdom, the health, the patriotism or justice. We cannot measure these qualities of any person. So yes, the qualitative data is of no use in statistics, and hence we say that it is the study of numericals only or numerical facts only. So this is one of the limitation of statistics. Thereafter another limitation is that it studies the aggregates only. Yes, statistics cannot be applied to individual problems. We have to have certain facts which can be aggregated, which can be studied at a time.
many factors should be there to study one particular problem. So if you are only studying की prices और demand या prices and supply, तो बस इतना ही काफ़ी नहीं है. There should be multiplicity of factors and facts. So study of aggregates is only the study of statistics. Statistics studies only the aggregates of quantitative facts. It does not study the statistical facts relating to a particular unit. किसी एक इंसान के लिए स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं कर सकते हम, या किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक यूनिट के लिए या हाउस होल्ड यूनिट के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं कर सकते हैं. रादर वो महंगा भी होगा अगर कुछ करने जा भी रहे हैं तो, और उसमें से कोई इन्फ्रेंस किसी काम का नहीं होगा. So yes, the other limitation is homogeneity of data. It is essential requirement. Now yes, if the data collected is heterogeneous, that is, it is diverse, it is having different variant features, then we cannot study the data. We have to have certain homogeneity, some similarity, something in common in the data. Only then it will be comparable, and only then we can study this under the statistics. Otherwise, data of diverse qualities and kinds cannot be compared. We just cannot compare the different types of data. And hence, for example, production of food grains cannot be compared to production of cloth. We cannot just compare it. प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो एक बाजू प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ के बारे में स्टडी कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक की प्राइसेस बढ़ रही है, एक की कमी हो रही है. नो, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स ये शुरुआत से ही फॉल्टी हो जाएगा, क्योंकि डाटा कलेक्शन ही या पर्पज ऑफ आवर statistical study itself is default having some fault, because the data should be collected according to the purpose. और यहाँ पे पर्पस में ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्लॉथ की स्टडी कर रहे हैं हम कि फूड ग्रेन्स की स्टडी कर रहे हैं. सो वी डू नॉट नो द पर्पस इटसेल्फ. यहाँ पे हमारा कोई ना कोई गड़बड़ है कि वी कैन नॉट स्टडी बिकॉज द डाटा इज डाइवर्स, इट इज नॉट होमोजेनियस. देन नेक्स्ट लिमिटेशन इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. तो यस, जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं, जो भी कंक्लूजन्स होते हैं, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के बाद, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है, आंसर आता है, वो एक यू कैन से इट इज जस्ट ट्रू ऑन एन एवरेज, टू द पॉइंट, एग्जैक्ट आंसर, एक्यूरेट अप टू द डेसिमल पॉइंट्स भी आंसर निकाला ना, तो भी वो कहीं ना कहीं सैंपल से रिलेटेड होगा. पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वो अप्लाई करना शायद पॉसिबल ही नहीं है. And hence it is said that results are true only on average. Most statistical findings are true only as averages. They express only the broad tendencies. Unlike the laws of natural sciences, statistical observations are not error-free. They are not always valid under all conditions. तो सारे के सारे conditions में हमारे results statistics से सही ही होंगे ऐसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि according to the changing circumstances and situations, the results in statistics may vary, may change. And हाँ, error free भी नहीं होंगे हमारे जो statistical results होंगे वो. Not necessarily they are error free, क्योंकि आप कैलकुलेटर भी जो यूज़ कर रहे हो कैलकुलेट करने के लिए, मेथड भी जो यूज़ कर रहे हो अलग अलग होता है. अलग अलग स्टैटिस्टिशियन हो सकता है 2 डेसिमल पॉइंट्स तक राउंडिंग अप कर रहा है, या कोई राउंडिंग अप कर रहा है तुरंत, कोई भी 0 डेसिमल पॉइंट, कोई भी ले नहीं रहा है डेसिमल पॉइंट अप टू 2 या 3 या वॉट एवर. इफ देर इज नो सिमिलैरिटी इन दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ कैलकुलेशन, सबके आंसर्स अलग आएंगे, सबकी सिचुएशंस अलग है, सबके फैक्ट फिगर्स अलग हो सकते हैं. So yes, these results are true only on average basis and not particularly accurate नहीं होते हैं. We cannot just apply accuracy in that case. Then next limitation is without reference or results may prove to be wrong. So we have to have certain reference कि in reference to last year these results are showing this trend. तो अगर हम किसी चीज़ से रिफर नहीं करते हैं, किसी चीज़ के साथ बेस उसको अप्लाई नहीं करते, then we cannot say that this is the answer or this is the result of this particular calculation. We have to have certain reference for it. It is necessary that the circumstances or conditions under which the conclusions are made must be actually specified. कि अगर हमने कोई डाटा कलेक्ट किया है, पर ये डाटा अगर लॉकडाउन के पीरियड का है, तो हमको लिखना चाहिए कि ये जो डाटा कलेक्ट किया है वो लॉकडाउन वाले पीरियड में कलेक्ट किया है, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं था तब अगर कुछ कलेक्ट करते तो शायद डाटा कुछ अलग होता. So yes, we have to mention that we have collected the data in reference to the lockdown period. तो अगर आप ये in reference to क्या है वो नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो,
तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे, कंक्लूजन्स होंगे, वो रॉन्ग हो सकते हैं. सो येस, यू हैव टू स्टेट दैट दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ statistical study. Thereafter, let us understand the next limitation, that statistics can be used only by the experts. Yes, this is very true, because statistics समझना ये मैथ्स को समझने की, मैथमेटिक्स को समझने की तरह है. जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, जो एक्सपर्ट है मैथ्स में, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में वो बहुत एक्सपर्ट है, तो ही आप स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी स्टडी कर सकते हो. अदरवाइज मतलब इसको जो समझने के लिए, स्टडी करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स में माहिर होना पड़ेगा. इसकी एरिया ऑफ नॉलेज में आपको माहिर होना जरूरी है. ओनली द पर्सन हु इज हैविंग द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन अप्लाई दिस नॉलेज टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर दैट मैटर एनी प्रॉब्लम. सो स्टैटिस्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, उसमें एक्सपर्टाइज अचीव करना ज़रूरी है. अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो तो आप ये नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज यूज ही नहीं कर सकते. यू कैन नॉट अप्लाई द स्टैटिस्टिक्स नॉलेज और इट्स मेथड्स और टेक्निक्स. सो यू शुड हैव द expert knowledge. You have to be expert. So this is one of the limitation. Next or last limitation, you can say it is prone to misuse. Yes. So whenever we have the data collected, it may happen that some other people who actually should not have the access to that particular data, they may have the access to data, or they may even steal the data. And they may even make the misuse of that stolen data. Today actually आजकल हम लोग बहुत ऐसा सुनते हैं कि हमारे जो डिजिटलाइज्ड है सब कुछ, या सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड एंड मैकेनाइज्ड. कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही सब मशीन्स में, ऑटोमेशन में होती है. कंप्यूटर के प्रोग्राम से कहीं ना कहीं होते हैं. तो ये कंप्यूटर्स जो है, इनको हैक किया जाता है, या करते ही है बहुत सारे जन. तो इसमें से जो डाटा है वो चुराया जाता है. ऐसा बहुत बार हमने अपने न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़ चैनल के ऊपर, कि जो डाटा होता है वो कहीं ना कहीं कोई बेच देता है या उसका मिसयूज कर रहा है. आपको मे बी इट हैड हैपन इन माय केस, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ऐसा आपको मैसेज आ रहा है कि ऐसे ऐसे अकाउंट में इतने इतने पैसे डाल दिए. तो वो अकाउंट नंबर भी हमारा नहीं है, ना हमने पैसे डाले, पर फिर भी ये मैसेज आपको आता है. इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई डाटा या नंबर किसी के पास सेव्ड है और वो उसको किसी न किसी तरह से मिसयूज कर रहा है. दीज आर लाइव एग्जाम्पल्स. दिस हैज हैपेंड इन मेनी केसेस. नेट के ऊपर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स भी दिखेंगे. सो येस, मिसयूज ऑफ डाटा हो सकता है. अगर ये डाटा आपने कलेक्ट किया अपने काम के लिए, चलो आपने तो अच्छे के लिए कलेक्ट किया डाटा, बट ये कहीं ना कहीं अगर सिस्टम में है तो इसको हैक करके उसका मिसयूज भी हो सकता है. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Now let us understand what are the functions and importance of statistics. So again, quantitative expression of economic problems. तो जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे या होते हैं, तो उनको हम लोग क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. क्योंकि न्यूमेरिकली डाटा को एक्सप्रेस करना, वो भी इकोनॉमिक डाटा को, इकोनॉमी से रिलेटेड डाटा जो स्टडी कर रहे हो उसको अगर न्यूमेरिकल वे में प्रेजेंट करना है, तो हम लोग कह रहे हैं कि या ओनली देन वी कैन से दैट वी आर मेकिंग यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस इन प्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल डाटा रिलेटिंग टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, नेशनल इनकम है, तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होगा, कंजम्पशन का होगा, प्रोडक्शन का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, सेविंग का होगा, इन्वेस्टमेंट का होगा, उससे रिलेटेड कोई भी जो डाटा होगा न्यूमेरिकल फॉर्म्स में, उसका जो स्टडी किया जाता है वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही किया जाता है. कोई और एरिया ऑफ नॉलेज इसमें ज़्यादा रोल नहीं प्ले करती है. दूसरे एरिया ऑफ नॉलेज प्ले कर सकते हैं थोड़ा बहुत. जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफिकल कंडीशन से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी उसमें आएगा, एरिया ऑफ नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी आएगी, but it is not playing the main role. So statistics plays the main role wherever numerical data is studied relating to economic problems. Then another function of statistics or importance of statistics is it is intersectoral and it is intertemporal. Now from intersectoral comparisons we mean that comparisons across different sectors of the economy हो रहे हैं. जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, टर्शरी या सर्विस सेक्टर है, तो एक दूसरे सेक्टर्स का कंपैरिजन होगा एक दूसरे से.
वहाँ के डाटा का कंपैरिजन होगा, अलग अलग सेक्टर का डाटा अलग अलग सेक्टर के साथ कंपेयर किया जाएगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा इनकम दे रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, या कौन सा सेक्टर अभी बहुत पिछड़ रहा है, इनकम उसमें नहीं हो रहा है, तो उस पर क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वो स्टैटिस्टिक्स स्टडी कर सकता है। देन इन केस ऑफ इंटरटेम्पोरल इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर द टाइम। व्हेन इट इज इंटरसेक्टरल, अलग अलग सेक्टर्स जैसे प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, तो इन सेक्टर्स के साथ अगर हम स्टडी कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज इंटरसेक्टरल। बट इंटरटेम्पोरल मतलब क्या, सेम सेक्टर का हो सकता है स्टडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए स्टडी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चरल सेक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से फ्रॉम इंडिपेंडेंस वी आर स्टडिंग इट टिल टुडे, तो इतने सारे साल 50 to 70 ईयर्स का स्टडी हम कर रहे हैं सिर्फ एक ही सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हम लोग सिर्फ एक सेक्टर नहीं, इसमें भी सारे सेक्टर्स ले सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एज वेल एज सर्विस सेक्टर, तीनों के तीनों सेक्टर्स का स्टडी कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिपेंडेंस से अभी तक सारे सेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं या कैसे कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, वी कैन स्टडी दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टरल स्टडी और इंटरटेम्पोरल स्टडी। देन नेक्स्ट function of statistics is working without cause and effect relationship. Now economist जो होते हैं या statistician जी जो होते हैं, they try to find out the cause and effect relationship between the different sets of data. तो उनके पास जो भी डाटा आता है तो वो cause and effect relationship स्टडी करते हैं। जैसे अगर हमारे पास पूरे एक क्लास का डाटा है तो हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन ढूंढ सकते हैं कि अच्छा ये लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स क्यों नहीं अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह हम उसका रीजन ढूंढेंगे, मतलब कॉज ढूंढेंगे। और इफेक्ट तो पता है कि परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है, इफेक्ट तो पता है, पर उसका कॉज या रीजन ढूंढते हैं। तो दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Now this enables them to attempt an effective diagnosis of the problem and accordingly suggest some effective remedies. ऐसा स्टडी करने से इफेक्टिव डायग्नोसिस हो जाएगा और इफेक्टिव रेमेडियल मेजर्स कैन बी टेकन टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। जैसे अगर हमें कोई सिम्टम्स नजर आ रहे हैं हेल्थ के बारे में, तो डॉक्टर क्या करते हैं, दे विल डायग्नोज व्हाट आर द डिसऑर्डर्स या व्हाट इज द डिसीज, वो डायग्नोज करते हैं डॉक्टर, ताकि वो आपको रेमेडियल मेजर्स से सॉल्यूशन दे या दवाई दे सकते हैं। तो इसी तरह कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पहले स्टडी की जाएगी इन स्टैटिस्टिक्स, दैट इज फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन अनदर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थियरी और इकोनॉमिक मॉडल। हाँ, तो बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के बाद स्टैटिस्टिशियन एंड इकोनॉमिस्ट ये दोनों मिलके ये बहुत सारी थियोरीज या लॉज बनाते हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड बनाया है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि गिवन द प्राइस डिमांड कैसे एक्ट करेगी, अगर प्राइस सेम है तो इकोनॉमी में डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी कि कम होगी। तो इस तरह का लॉ बनाया गया है, बेसिक प्रिंसिपल्स उसमें रखे गए हैं कि जब भी ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा डिमांड का। ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस करके उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं। अकॉर्डिंगली दे हैव सेट अप द थियरी ऑफ कंजम्पशन, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉज ऑफ डिमांड, लॉज ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा। तो इस तरह के कोई ना कोई इकोनॉमिक मॉडल्स स्टैटिस्टिक्स के स्टडीज के बेसिस पर ही बनाए जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। Thereafter, economic forecasting. Yes, economists do the forecasting on the basis of statistical studies only. जब स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे वो इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तब वो कह सकते हैं क्योंकि आने वाले 20 सालों में हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा होने वाला है। अभी कुछ साल पहले ऐसा कह रहे थे कि 2020 में इंडिया विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ यूथ देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन होगा किसी और कंट्री से ज्यादा। ये कैसे कहा होगा, कहीं ना कहीं किसी ने तो ये डाटा रिकॉर्ड किया होगा या रिकॉर्ड को पढ़ा होगा, एनालाइज किया होगा, तभी तो ये पता चला होगा सालों से पहले, बहुत साल पहले ये पता चला। ताकि तो जब पता चल ही गया तो उसके हिसाब से हम लोग कोई ना कोई मेजर्स ढूंढ सकते हैं कि चलो इतने सारे यूथ होंगे तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत होगी, तो ये पहले से प्रोएक्टिवली हम लोग सोच के अकॉर्डिंगली मेजर्स या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो वी कैन डू द फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट।
इट इज ऑलवेज सेड दैट थिंक ऑफ द पास्ट, वर्क इन द प्रेजेंट एंड बिल्ट अप योर फ्यूचर। तो इसी तरह वाइल थिंकिंग ऑफ द पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड्स एंड कंपैरिजंस वो करेंगे तो वी कैन एक्ट इन द प्रेजेंट। अभी हम लोग प्रोवाइड करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। सो यस, थिंक ऑफ द पास्ट, वर्क इन द प्रेजेंट एंड बिल्ट अप योर फ्यूचर। वी कैन डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फोरकास्टिंग। So economic forecasting is also possible. We can decide the future courses of action. Now the next function of statistics is formulation of policies. So जो भी policies बनती है, हो गवर्नमेंट की हो, इवन अपने हाउस होल्ड में घर में बनती हो, तो जो भी policies है, for that we need to understand the say taxation, the budgeting, the revenue, the expenditure etc. अगर हाउस होल्ड का है तो रेवेन्यू कितना है, हमारे घर में कमाने वाले कितने इंसान हैं और कितनी कमाई आती है और कहाँ कहाँ खर्च करनी है, तो ये हमारा बजट बन गया। तो सिमिलरली ऑन द कंट्री लेवल और इकोनॉमी लेवल, इकोनॉमी एज अ होल लेवल, वी कैन से दैट द फाइनेंस मिनिस्टर और द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द, इट मेक्स और फॉर्मुलेट्स द बजट। इन दैट इट विल डू द प्रोविजन फॉर द फ्यूचर expenditures rather say for future expenditures it is going to make some provisions. How they will make some provisions? They have to get the revenue from the taxes. तो वो कितने % टैक्स कौन से प्रोडक्ट पे लगाना है वो डिसाइड करेंगे। फिर कहाँ कहाँ से उनको रेवेन्यू मिलने वाला है, कौन से टैक्स से उनको रेवेन्यू मिलने वाला है, कैसे कैसे कब मिलेगा वो भी डिसाइड करेंगे। और फिर वो पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च करना है वो डिसाइड करेंगे। सो यस, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, अलग अलग पॉलिसी गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है अपनी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, एंड हाउस होल्ड डिसाइड करेंगे अपने अपने घर के लिए। देन इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। सो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मीन्स, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? बैलेंस, तराजू जिसको बोलते हैं ना, तौलते दो साइड्स को। सो यस, दैट बैलेंस। सो इक्विलिब्रियम मीन्स वी हैव टू हैव द इकोनॉमी इन बैलेंस, इकोनॉमी को बैलेंस में रखना है। तो वो कैसे रखेंगे? वी हैव टू हैव बैलेंस ऑन द टू सेक्टर्स, फर्स्टली प्रोड्यूसर एंड सेकंड इज कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मस्ट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स एज वेल एज द कंज्यूमर मस्ट मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। तो दोनों ही जब मैक्सिमाइज करेंगे अपने अपने एम्स को, दोनों ही अचीव करेंगे अपने अपने गोल्स को, तब हम कह सकते हैं विन विन सिचुएशन है। मतलब दोनों ही का सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं, देयर इज इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। तो दोनों ही प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दे आर गेटिंग व्हाट दे वांट। सो देयर इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। दिस वी कैन स्टडी थ्रू द स्टैटिस्टिकल स्टडी ओनली। So this was regarding the functions of statistics, and with this we are actually ending up this particular topic.